Good morning, everyone. So, today we are going to start with our next chapter of grade 12, that is rural development. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट क्या होता है. सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. रूरल डेवलपमेंट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया विच इज लैकिंग बिहाइंड. कहता है ये पर्टिकुलरली उन एरियाज पे फोकस करता है जो कि नॉर्मली बाकी एरियाज का कंपैरेटिव बैकवर्ड है, लैकिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी. सो ज्यादातर हम रूरल सेक्टर, रूरल इकोनॉमी को किसके साथ बिलोंग करते हैं? रूरल सेक्टर के पास साथ, है ना. जो हमारे बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहां पे अर्बन एरियाज के कंपैरेटिव फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं. सो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना, राइट. सो बैकवर्ड इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चरल क्रेडिट. हम इस चैप्टर में दो तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज मतलब रूरल एरियाज में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही पाया जाता है. सो एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट फॉर फार्मिंग, ठीक है ना. फार्मिंग के लिए उधार, क्योंकि हमें पता है कि HYV सीड्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, हर एक फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. सो वो अपनी क्रेडिट नीड्स को कैसे फुलफिल करेंगे? सो एग्रीकल्चरल नीड्स हमारे पास दो तरह के सोर्सेज से फुलफिल हम कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन इंस्टीट्यूशनल, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज, एंड द सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल सोर्सेज, राइट. सो हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? मनी लेंडर्स, जमींदार, शाहूकार, रिलेटिव्स. यहां से हम अपनी नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि इनफॉर्मल सोर्सेज के थ्रू हम अपने एग्रीकल्चरल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल से पैसा बोरो करेंगे, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है. लाइक जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई बैंक से लोन करवाना है तो पहले मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब कुछ फॉर्म वहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या होता है? हाई एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमें लोन भी बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना. ease in loans, right. The next one is exploitation of farmers. अब क्या करते हैं, जो किसी विलेज के फार्मर्स हैं, जब उन्होंने अपने ही विलेज के किसी ज़मींदार से पैसा उधार पे लिया, तो वहाँ का ज़मींदार उनको फोर्स करता है कि भाई तू अपनी आउटपुट का मेजर हिस्सा हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाए. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है. जब फार्मर्स अपनी आउटपुट का मेजर हिस्सा शाहूकार, जमींदार, मनी लैंडर्स, इन लोगों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर बेचते हैं, तो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. द मेन वन इज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट. सो द फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. देखो हमने टर्म्स तो सारी पढ़ी हुई हैं, हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की नीड को फुलफिल करेंगे. सो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस की, जो कि फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, मतलब कि फार्मर्स के हित के लिए काम करती हैं, उनके फायदे के लिए काम करती हैं, ठीक है ना. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? एक तो फार्मर्स को कम रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करना, प्लस उनको गाइडेंस मतलब कि असिस्टेंस देनी कि वो अपनी ज़मीन पे किस तरह की प्रोडक्शन करें, किस तरह की ना करें, ठीक है ना. सो ये दो फंक्शंस परफॉर्म करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना बड़ा है इंडिया का, बिकॉज हमारी टोटल पॉपुलेशन का 72.7% हिस्सा एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्रेडिट नीड्स को अकेले कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले कवर अप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कमर्शियल बैंक्स वालों की भी हेल्प ली. कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है ना. सो भाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट नीड्स आर नॉट सोलली मेट
by the cooperative societies so that we can take help from the commercial bank like SBI, PNB, Punjab and Sind Bank जो कि एग्रीकल्चरल लोन्स को प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट वन इज रीजनल रूरल बैंक्स, RRB. हर एक स्टेट का ना हमारे इंडिया में अपना ही एक रूरल बैंक है. हमारे पंजाब का रूरल बैंक है पंजाब ग्रामीण बैंक. पहले हमारे पास 3 बैंक्स थे, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलुज ग्रामीण बैंक. ठीक है, अब ये तीनों मर्ज हो गए, सिर्फ एक ही रह गया पंजाब ग्रामीण बैंक. सो बेसिकली इस बैंक का मेन मोटिव क्या था कि सिर्फ और सिर्फ रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट प्रोवाइड करना. ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बेसिकली इट परफॉर्म्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? फंडिंग मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन ये ऑपरेट कहाँ पे करते हैं? बेसिकली एट देयर ओन डिस्ट्रिक्ट्स. ये हमारे पास 3 सोर्सेज आ गए. द नेक्स्ट वन इज नाबार्ड. ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1982 में. इट इज एन अपेक्स बैंक. जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए RBI है, वैसे ही एग्रीकल्चरल सोसाइटीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास नाबार्ड है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. अगेन हमने ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में. बेसिकली जो हमारे हाउस होल्ड की वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? 10-15 बंदे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1000. ठीक है, सो जब ये पर्सन मिलके अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, तो अगर इनके मेंबर्स के, जैसे कि अगर मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी ग्रुप के 20 मेंबर्स हैं, 20 में से अगर किसी 2 बंदों को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, उनको इन्होंने भी लोन नहीं दिया, इन्होंने भी लोन नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, ना ही इन्होंने दिया. ठीक है, तो वो लोग खुद ही अपने ग्रुप से SHG से पैसे की डिमांड करेंगे. ठीक है ना, सो वो क्या करेंगे? बेसिकली इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल लोएस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये था हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. ठीक है, मैं यहीं पे इरेज कर रहा हूं इसको. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है हमारे पास? अब भाई फार्मर्स ने प्रोडक्शन तो कर ली, अब मार्केट में कैसे पता लगेगा कि भाई कौन से फार्मर ने क्या प्रोडक्शन किया और वो कहां पे जाके बेचे? ठीक है ना, सो यहां पे मैं आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ के बता रहा हूं. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस that includes assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of agricultural commodities across the countries. जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, असेंबल करना, पैकेज करना, उस सबको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. राइट, सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हमारे पास टॉपिक आता है मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग? राइट, सो हमने पहला स्टेप क्या लिया? द फर्स्ट स्टेप इज रेगुलेटेड मार्केट. अब भाई फार्मर्स कहीं ना कहीं जाके तो अपनी मार्केट्स अपनी गुड्स को बेचेंगे ना. जैसे कि हमें पता है कि हर एक सिटी में हर एक तरह की गुड्स मिलती हैं. लाइक मान लो पटियाला में एक कपड़ा मार्केट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े की ही दुकानें हैं. एक ज्वेलरी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स की ही शॉप्स हैं. ठीक है, एक शूज़ मार्केट है, एक बुक्स मार्केट है. तो वो क्या होती है? रेगुलेटेड मार्केट, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस जहाँ पे वो पर्सन अपनी गुड्स को जाके बेच सकते हैं. सो भाई सबसे पहले हमने रेगुलेटेड मार्केट्स की एस्टैब्लिशमेंट की. द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज. इनका बेसिकली काम क्या होता है? कलेक्टिव आउटपुट को बेचना. मान लो 3 पर्सन थे, A, B और C. इसने 20 kg प्रोड्यूस किया, इसने 50 kg प्रोड्यूस किया और इसने 30 kg. सो जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज हैं ये क्या करती हैं?
छोटे छोटे फार्मर से उनकी आउटपुट को इकट्ठा करके मार्केट में कलेक्टिवली बेचेंगे एट हायर रेट, ताकि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सकें। यहाँ पे कोऑपरेटिव वर्ड आता है ना, वहां पे वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। लाइक द नेक्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने एमएसपी की इंट्रोडक्शन की। अब ये एमएसपी क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारी इंडिया की पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग में। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो किसी एक फार्मर ने लाइक ए ने 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। इस 100 kg में से उसको 80 kg अपनी फैमिली के लिए चाहिए थे। जो रिमेनिंग बचा 20 kg की आउटपुट, इसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। जब कोई भी फार्मर मार्केटेबल सरप्लस को रेगुलेटेड मार्केट्स में जाके बेचेगा, जिस प्राइस पे बेचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एमएसपी। बेसिकली ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है, यूजुअली लोअर देन मार्केट प्राइस। मान लो वीट का प्राइस था 50 रुपीज पर केजी, लेकिन एमएसपी डिसाइड हुआ सिर्फ 30 रुपीज। क्यों? बिकॉज फार्मर ने ये सरप्लस आउटपुट प्रोड्यूस की थी। अगर गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब तो फार्मर क्या करेगा, ये आउटपुट बेकार होगी उसके लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोलती कि ठीक है हम आपके आउटपुट को वेस्ट नहीं जाने देते, लेकिन हम एक एमएसपी पे परचेज करेंगे, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे परचेज करेंगे विच इज यूजुअली लोअर देन मार्केट प्राइस। और यहां से गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक्स क्रिएट करती है, बफर स्टॉक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक ऑप्शन दिया, अगर तुम लोगों ने अपनी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर भेजनी है तो आपको लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो जो डिस्टेंट प्लेसेस है हमें वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट वन इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया। अब ये पीडीएस क्या है, अगेन आपने 9th चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पीडीएस के बारे में। बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा सिस्टम जिसमें एमएसपी भी इन्वॉल्व है, हमने बफर स्टॉक्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। लोगों को राशन कार्ड्स पे गुड्स भी बेचनी है एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। आपको याद होगा कि एक बार भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की थी 2 रुपए किलो दाल और 5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो आटा 5 रुपए किलो दाल, है ना, ऐसा कुछ सिस्टम चलाया था उन्होंने। तो ये सिस्टम किसके अंडर आता है, पीडीएस के अंडर। जो उन्होंने सरप्लस स्टॉक इकट्ठा किया होता है उसको वो जरूरतमंद लोगों को बेचते हैं एट बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट में। इसमें ज्यादातर वीट, राइस या फिर केरोसिन ऑयल, 3 तरह के गुड्स में ये डील करते हैं बेसिकली, ठीक है। वीट, राइस एंड केरोसिन ऑयल, और इनकी सप्लाई हम कहां पे मेंटेन करते हैं, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अगेन द नेक्स्ट वन इज टॉपिक है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफाई करना। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास सिर्फ कुछ लिमिटेड क्रॉप्स की ही प्रोडक्शन होती थी, ठीक है ना, मतलब हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी चेंजेस आती गई, जैसे कि लोगों ने डेयरी फार्मिंग का काम ओपन कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री का काम ओपन कर लिया, ठीक है ना। ये सारी क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर सेक्टर की डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी तो वो सभी लोग एक खेत के ऊपर तो काम नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने ही एग्रीकल्चर सेक्टर में और नई तरह की एक्टिविटीज की एस्टैब्लिशमेंट की, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास आएगा जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग,
डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारा पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारा कुछ हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कवर अप होगा, राइट। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी 1965 में हमारे इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अपने HYV सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और केमिकल फर्टिलाइजर्स का। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे अर्थ की ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट को, ग्राउंड वाटर के लेवल को कम करते हैं। सो जब ग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा, उससे क्या होगा? उससे हमारे पीने के पानी की कमी होगी, ठीक है ना। सो इससे, जैसे आजकल जीरी चल रही है ना, जब हम जीरी लगाते हैं तब क्या होता है? पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है या पानी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है, ठीक है। सो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो 4 महीने लगते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ HYV और केमिकल फर्टिलाइजर्स हम वही प्रोडक्ट को 1 महीने में तैयार कर लेते हैं। मार्केट में भी हमने देखा होगा कि कई सारे हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू बनती हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? फार्मिंग विद नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरली उसको प्रोड्यूस करो जितना टाइम लगता है किसी चीज को एक्चुअल में बनने के लिए, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसको 4 महीने लगते हैं। तो 4 महीने उसकी वेट करो, बिकॉज आज के टाइम में जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यहाँ पे साफ सुथरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मोल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, एक हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन ये अच्छा खासा रेवेन्यू दे के जाती है हमारे फार्मर्स को, विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली। इसमें, इससे किसी भी तरह का हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है हमारे पास, लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स का मतलब अगेन दैट पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच इज एंगेज्ड इन सम टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। टोटल पॉपुलेशन थी मान लो 1000, उसमें से 800 की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास वर्किंग में है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स। दैट मीन हमारी लेबर फोर्स कितनी हुई? 80%, राइट। सो एक छोटा सा टॉपिक था, आपने अपनी बुक में से सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अच्छे से रीड आउट करना, उसका डाटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जितनी भी फुल फॉर्म्स आएंगी नाबार्ड की, उसको अच्छे से पढ़ो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, RRBs, इसको अच्छे से पढ़ो। और जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है ना, MCQs, ट्रू फॉल्स फिलअप्स एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एक ना आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिया होता है एबिलिटी जोन, उसको कभी भी स्किप मत करना। एबिलिटी जोन को, वो बहुत अच्छा टॉपिक दिया होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको 1-2 टॉपिक्स बता रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रीन GDP क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है, ग्रीन GDP क्या होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी हैं अच्छे से या नहीं पढ़ी, लेकिन ये आपकी TRJN में से ही है पॉइंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट करना है एबिलिटी जोन कॉर्नर पे, राइट। सो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे, ओके। अपने नोट्स बनाओ अच्छे से एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।